हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, वो डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग ई या यू से इंडिकेट करते हैं, है ना। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में कोई भी सिस्टम है, उसके सिस्टम के अंदर जितनी भी पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सबके सम को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एक्चुअली में उसे टोटल एनर्जी कहते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक के केस में, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग जो सम ऑफ ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जिसको टोटल एनर्जी कहना चाहिए, उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी इंटरनल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, और भी जो केमिकल एनर्जी सब होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब के सम को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी भी तीन तरह का होता है। कौन सा? एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है ना, एक रोटेशनल एनर्जी होती है, और एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। जनरली बाकी एनर्जी तो कम होती है, जनरली ये दोनों एनर्जी का सम जो होता है, जिसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं थर्मोडायनामिक्स के केस में। बाकी आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है, वो टोटल एनर्जी कहलाता है। यही टोटल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब ये इंटरनल एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे? इसमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट एनर्जी सब है, जिसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर पाते इंटरनल एनर्जी का। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट डिटरमाइन, but change in internal energy can be determined। यानी हम एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है इंटरनल एनर्जी की, उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है। यही फाइंड करना पूछेगा भी कोई भी एग्जाम में। नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी से आएगा, है ना। इंटरनल एनर्जी फाइंड करना नहीं होता है, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना होता है। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जैसे मान लीजिए कि कोई सिस्टम है ना, कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है। सिस्टम किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक सिस्टम है, मान लीजिए ये सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है जो इसको सराउंडिंग से अलग करता है। तो ये सिस्टम हो गया, है ना। ये बाकी सारी दुनिया क्या है इसके लिए? सराउंडिंग। और ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। तो इस सिस्टम से अगर हम थोड़ा सा हटा देते हैं, इस सिस्टम को थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा इसमें से निकाल दें, अगर हम लोग यहाँ से हम थोड़ा निकाल देते हैं इसको, तो इसकी जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी। क्योंकि एनर्जी जो टोटल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ढेर सारी न्यूक्लियर, है ना, इन सब एनर्जी का सम है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सबका सम है। तो सिस्टम को हम घटा देंगे, उसके मैटर को घटा देंगे, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। और अगर हम इसमें और सिस्टम को बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं अमाउंट को, तो अमाउंट ऐड कर देंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी इंटरनल एनर्जी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर ऐड करके या उसमें से रिमूव करके, है ना, अमाउंट ऑफ मैटर से। इंटरनल एनर्जी को जो चेंज करने का तरीका है वो अमाउंट से, यानी अमाउंट को या तो हम बढ़ा दें या घटा दें, उससे चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। दूसरा हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इस पर वर्क करके या इसके द्वारा वर्क करा करके। वर्क डन ऑन द सिस्टम,
वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो अगर हम उस पर वर्क करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर हम सिस्टम से वर्क लेते हैं यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो वर्क डन के द्वारा हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तीसरा है हीट या तो सिस्टम एब्जॉर्ब कर ले या सिस्टम हीट रिलीज कर दे। है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर हीट रिलीज करता है तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगा। तो हम इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं? आप लोग एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए। अगर नीट निकालना है तो बिना एनसीईआरटी के पॉसिबल नहीं है। उस बुक का पेज नंबर छोड़ करके बाकी सब कुछ आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से समझ करके। तो जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे वहाँ दिया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का कैसे चेंज किया जा सकता है, तो उसमें अमाउंट ऐड करके या अमाउंट को निकाल करके उसके ऊपर वर्क यानी वर्क डन बाय द सिस्टम से या वर्क डन ऑन द सिस्टम से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट रिलीज बाय द सिस्टम, इससे भी हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, उसमें ये अमाउंट को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये वर्क डन के द्वारा और हीट के द्वारा हम इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे, उसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। यानी सपोज कीजिए कि कोई सिस्टम है ना, और इस सिस्टम की, ये सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी है E1। अब ये Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्लस Q होगा। तो अब जो सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? E1 प्लस Q के बराबर। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, याद रखना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में निगेटिव होता है एंड वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, फिजिक्स में सॉरी, और केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, क्योंकि वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव। जस्ट फिजिक्स का उल्टा होता है, यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा केमिस्ट्री के केस में। तो अब सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? E1 प्लस Q प्लस W। यही किसके बराबर हो गया? E2 के बराबर, जो फाइनल एनर्जी। यानी सिस्टम की पहले एनर्जी कितनी थी? E1, उसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया? Q, तो प्लस Q, तो E1 प्लस Q उसकी एनर्जी हो गई। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है प्लस Q, तो टोटल एनर्जी अब कितनी हो गई? पहले से थी E1, फिर प्लस Q, फिर प्लस W, कितनी हो गई? E2। तो E1 E2 इक्वल टू कितना हो गया? E1 प्लस Q प्लस W, और इसको हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 बराबर Q प्लस W, यानी कितना से इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ? तो Q प्लस W से है। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम से हम जो इंटरनल एनर्जी को चेंज किए, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। यही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। यही हम लोग पढ़ते आए हैं डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W के। ठीक है, अब देखिए इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंक्लूजन देखिए डिफरेंट प्रोसेस में क्या होता है, यानी डिफरेंट प्रोसेस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। देखिए पहला है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियल गैस के लिए, किसके लिए? आइडियल गैस के केस में
आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में एंड इन साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस में इन दोनों में क्या होता है देखिए। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है, हम बताए भी थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होती है, और आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में भी जीरो होती है। देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मेजर एनर्जी यही दोनों है। और आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नेग्लिजिबल होता है, वो जीरो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो जीरो होगी, है ना। आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस में नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रह गया, कांस्टेंट, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। और साइक्लिक प्रोसेस में देखिए ये सब बताया गया, और ये इंपॉर्टेंट है कि आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसमें हम अगर एक पॉइंट से चले फिर वहीं आ गए, यहां से चले ए से गए बी, बी से गए सी, और सी से फिर ए आ गए, तो जितनी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे मान लीजिए इंटरनल एनर्जी पहले E1 थी, अब फिर तो वहीं आ गए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक में भी कितनी होगी, जीरो। एक्चुअली में जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो कोई भी जो स्टेट फंक्शन होगा, जो भी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो भी स्टेट फंक्शन होता है उसकी वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होती है। तो इंटरनल एनर्जी जो स्टेट फंक्शन, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू जीरो, और आइसोथर्मल में भी आपको बताया कि आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई की वैल्यू जीरो। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा ई की वैल्यू हो गई जीरो आइसोथर्मल कंडीशन में आइडियल गैस के लिए, और साइक्लिक प्रोसेस में तो जीरो बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी एक क्या हो सकता है, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, और दूसरा क्या हो सकता है, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि हीट, ये देखिए प्लस में ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम ने जितना हीट एब्जॉर्ब किया उतना वर्क कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। इंटरनल एनर्जी हम चेंज कैसे करते हैं, वर्क डन के द्वारा या हीट के द्वारा, हीट एक्सचेंज करा के या वर्क डन सिस्टम के द्वारा करके या उसके ऊपर करके, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सिस्टम अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि 500 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और 500 जूल एनर्जी का वर्क डन कर देता है, तो नेट एनर्जी कितनी हो गई, उसकी चेंज जो हुई एनर्जी वो जीरो हो गई, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। इसको कैसे पढ़ सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये पॉजिटिव है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर अगर 500 जूल का एनर्जी 500 जूल का वर्क किया गया और वो 500 जूल एनर्जी रिलीज कर देता है, तो -500 जूल, 500 एब्जॉर्ब किया 500 रिलीज कर दिया, तो नेट कितना एक्सचेंज हुआ, गेन कितना हुआ, जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम, ठीक है। ये किसका एप्लीकेशन था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, किसके केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए और साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, सेकेंड जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कोर मतलब आइसो मतलब सेम, कांस्टेंट, और कोर मतलब वॉल्यूम।
तो आइसोकोरिक का मतलब हो गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो V कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब वर्क डन बराबर कितना होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क माइनस P डेल्टा V। जब ये वाली वैल्यू 0 होगी तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या है, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, है ना। अब वर्क डन कितना हो गया, 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना के बराबर हो गया, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम। इसको हम Q भी लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। इसमें वॉल्यूम क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता है हीट, बट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ ध्यान देना है। देखिए हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। यानी हम क्या कह सकते हैं कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ए स्टेट फंक्शन। देखिए हीट पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है जो ये सॉरी पाथ फंक्शन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, स्टेट फंक्शन होता है। कोई कुछ प्रॉपर्टी है जो स्टेट फंक्शन है और कुछ है जो नहीं है। स्टेट फंक्शन कौन है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल से फाइनल पर कैसे पहुंचा उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और जो पाथ पर भी डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करेगा, वो स्टेट फंक्शन नहीं है, उसी को हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हीट और वर्क डन, Q एंड W जो है ये पाथ फंक्शन है, ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। बट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चूंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। इसको और किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन। तो Q पाथ फंक्शन है बट Q भी जो है वो स्टेट फंक्शन है। क्लियर ये चीज, इस पर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं इसका एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक प्रोसेस। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, हाँ, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता है। यानी ये कौन सी, ऐसा नहीं कि सिस्टम की हीट समझ जाइएगा आप लोग, ये क्यू क्या है, हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम, यानी हीट रिलीज और एब्जॉर्ब नहीं होता है। एडियाबेटिक वॉल जो होता है वो आइसोलेटेड होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। एडियाबेटिक वॉल जो होता है वो इंसुलेटर का काम करता है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम में होता है, जैसे थर्मस फ्लास्क वगैरह, ठीक है। तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस Q की वैल्यू 0। अब फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको याद रखना है, Q प्लस कितना होता है, W के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो Q की वैल्यू 0 है तो डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा, W के, है ना। अब दो केस होता है, जैसे हम कोई सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है, तो या तो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देखते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। देखिए डेल्टा E की वैल्यू कितनी है, W के बराबर है। अब फिर देखिए वर्क डन, एक वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन है, बट वर्क डन जो एडियाबेटिक वर्क डन है वो स्टेट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है और यही के बराबर है एडियाबेटिक वर्क डन, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। इसलिए ध्यान से पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स का हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से पढ़ना है कि वर्क डन एक स्टेट फंक्शन है, बट वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, बट वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो स्टेट फंक्शन है। हीट एंड वर्क डन पाथ फंक्शन है, बट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, और एडियाबेटिक वर्क डन भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्लियर है, इसको याद रखना है कि वो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, या हम बोलेंगे कि एडियाबेटिक वर्क डन इज अ स्टेट
फंक्शन। थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें देखिए दो केस ले लेते हैं, एक एक्सपेंशन का और एक कॉन्ट्रैक्शन का, कंप्रेशन के केस में। तो अगर हम पहला देखते हैं एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के केस में जब गैस एक्सपेंड करेगी, यानी पिस्टन है, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो वर्क डन, एक्सपेंशन का मतलब हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा निगेटिव, तो डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या है, वर्क डन के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। क्लियर है ये चीज? ना एकदम समझ करके पढ़ना है, अच्छे से ध्यान दे करके देखिए। एक्सपेंशन हो रहा है यानी पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा ई एडियाबेटिक में वर्क डन के बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। कहने का मतलब ये है कि E2 माइनस E1 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो E2 माइनस E1 निगेटिव होगा, इसका मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी इनिशियल एनर्जी जो है, इनिशियल एनर्जी वो फाइनल एनर्जी से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज्यादा होगा। तो जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि एक्सपेंशन के केस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन के केस में कौन टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा या फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, या फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर होगा, इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर होगा, या ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर होगा। तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर लेस देन इनिशियल टेम्परेचर होगा, किसके केस में, एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, दूसरा केस हम लोग लेते हैं, सेकेंड केस कंप्रेशन का। कंप्रेशन के केस में तो देखिए, कंप्रेस पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा ई किसके बराबर है, वर्क डन के एडियाबेटिक में ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो E2 माइनस E1 अगर पॉजिटिव होगा, यानी E2 ग्रेटर देन है E1 से, तो जब फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है किससे, इनिशियल टेम्परेचर से। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस इन केस ऑफ कंप्रेशन फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, यानी एक्सपेंशन का उल्टा हो जाएगा कंप्रेशन के केस में। अब नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। तीन प्रोसेस में हम लोग देख चुके हैं, वो एक साइक्लिक प्रोसेस और आइसोथर्मल को एक साथ ले लिया था, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस। अब फोर्थ है हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस में देखेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के केस में देखते हैं क्या होता है। प्रेशर कांस्टेंट रहता है आइसोबारिक में, तो वर्क डन बराबर कितना होता है, माइनस पी डेल्टा वी के, यानी माइनस पी अब V2 माइनस V1 के, ये इतना होता है वर्क डन। क्लियर है? अब देखिए फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, कितना, डेल्टा ई बराबर Q प्लस W, यानी Q माइनस पी डेल्टा V के बराबर हो गया, डेल्टा ई इक्वल टू, तो Q बराबर कितना होगा, Q बराबर होगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, Q इक्वल टू डेल्टा ई अब प्लस पी डेल्टा वी के बराबर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 अब प्लस पी V2 माइनस V1। क्लियर है? इसको लिख सकते हैं Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए तो E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1, PV2 और E2 को ऐड कर देते हैं, तो E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 हो जाएगा।
और इंथैल्पी आप लोगों को पढ़ाए थे, फिर एक रोज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अगर इंटरनल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में इंथैल्पी डिस्कस कर देंगे आप लोग। देखिए, तो इंथैल्पी इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी के। तो H2 कितना के बराबर हो जाएगा, E2, और आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो E2 प्लस पी V2 के, और H1 कितना के बराबर होगा, E1 प्लस पी V1 के। तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, H2 के, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, H1 के। क्लियर है? तो देखिए Q इक्वल टू, यानी Q इक्वल टू कितना के, डेल्टा H के। ये Q क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये Q जो है वो कांस्टेंट प्रेशर है। फिर देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, डेल्टा H के बराबर है, और डेल्टा H क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो QP भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। हम क्या लिख सकते हैं कि QP इज स्टेट फंक्शन, QP इज अ स्टेट फंक्शन। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन। तो डेल्टा H, डेल्टा E, QP है ना, QV, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। आपने क्या देखा, देखिए जो QV है वो डेल्टा E के बराबर है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम QV भी लिख सकते हैं। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को ही इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और जो QP है वो क्या है, डेल्टा H है, चेंज इन इंथैल्पी है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन इंथैल्पी, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या कहेंगे, डेल्टा E। और ये दोनों के दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ ये इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है, डेल्टा E बराबर Q प्लस W। तो इसका डिफरेंट प्रोसेस में हमने यूज कर लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स का, यानी डेल्टा E बराबर Q प्लस W का। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इस पे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन स्टेट फंक्शन है, और डेल्टा E, QV, QP, और फोर्थ चॉइस हो ऑल, या ऐसा रहे डेल्टा H, QP, QV, ऑल। ठीक है, या ऐसा रहे डेल्टा E, Q, W, फोर्थ में ऑल। तो इसमें देखिए, इसमें ऑल हो जाएगा, ये QP, QV, डेल्टा E सब स्टेट फंक्शन है, इसमें भी सब हो जाएगा आंसर। इसमें सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये दोनों तो पाथ फंक्शन है। तो इसको ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना है कि Q की बात कर रहे हैं या Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम या Q एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग समझ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 कैलोरी हीट absorbed by the system, then work done by the system is 500 जूल। तो कह रहा है फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा E की वैल्यू फाइंड। यहाँ पर देखिए 500 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, पॉजिटिव हो जाएगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, तो ये वाला जो 500 जूल है ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो ऐसा नहीं कि 500 में से 500 घटा के जीरो कर देंगे, ये कैलोरी में, यहाँ ध्यान देना है यूनिट पे, और यहाँ किस चीज़ में है, जूल में, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो डेल्टा E इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं हम हीट कितना है, तो हीट है 500 कैलोरी, दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना होगा।
तो 500 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को, तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। होता है ना, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल के बराबर होता है, लगभग कितना 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 500 कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो गया। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.2 से, ही पॉइंट है तो ये इससे कट गया, है ना। कितना 2100 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, 4 पंचे 20, 21, कितना हो गया 2100 हो गया ये, है ना। 2100 जूल। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है 2100 और वर्क डन बाय द सिस्टम है -500 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है Q प्लस W के, Q की वैल्यू कितनी है 2100 और वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है 500, ये कितना हो गया 1600 जूल। तो 1600 जूल से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किए हुआ है, कैलोरी में एब्जॉर्ब किए हुआ है और जूल में खर्च किए हुआ है, ठीक है। तो यूनिट का खास ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ दिया रहता कि 500 जूल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम 500 जूल, तो 500 माइनस 500 कर देते तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती। लेकिन यहाँ 500 कैलोरी है तो 500 कैलोरी को चेंज कर देते हैं, तो कितना हो गया जूल में, तो 2100 जूल। 2100 जूल में से 500 जूल जो वर्क डन सिस्टम ने किया वो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 1600 जूल हो जाएगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लीजिए कि फिर इसी को लेते हैं कि 500 जूल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 500 जूल। देन सिस्टम expanded from 20 decimeter cube to 40 decimeter at 1 atm constant pressure। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 500 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो जैसे 500 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम वैसे ही वो एक्सपैंड हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक 20 से 40 डेसीमीटर क्यूब तक एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। तो फाइंड डेल्टा ई। तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड। तो पहले ना वर्क डन, देखिए ये हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है तो ये तो प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन निकाल लेते हैं पहले। वर्क डन बराबर कितना होता है माइनस पी डेल्टा वी के। तो कितना है एटीएम 1 atm है, वॉल्यूम कितना है 40 में से 20 चला जाएगा, कितना हो गया -20। -20 जूल नहीं है, ये एटीएम लीटर है। 1 यूनिट सबका खास ध्यान रखिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब को ही 1 लीटर कहते हैं। तो देखिए -20 एटीएम लीटर और 1 एटीएम लीटर बराबर 1 एटीएम लीटर कितना के बराबर होता है 101.3 जूल के बराबर, या लगभग 0.1 किलो जूल के बराबर। ये सब हम लोग अच्छे से डिराइव किए हुए हैं क्लास में, ठीक है, इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यूनिट में। तो 1 एटीएम लीटर बराबर 101.3 जूल इतना के बराबर होता है। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो -20 इंटू 101.3 जूल हो जाएगा। ये क्लियर है। देखिए यूनिट के पर ध्यान देना है, ठीक है। अब ये देखिए तो 101 है तो ये पॉइंट को अगर हम 0 से कैंसिल कर देते हैं ये कितना हो जाएगा 6202 2026 जूल हो गया, है ना। 2026 जूल हो गई, इसका वर्क डन हो गया। तो वर्क डन इतना निकल गया निगेटिव में। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर कितना है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्लियर है। फॉर्मूला में पुट कर देंगे अब जो वैल्यू है उसको। तो हीट कितना है 500, अब माइनस कितना हो गया 2026 के बराबर है। तो 2026 में से 500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -1526। इतना जूल से इंटरनल एनर्जी क्या हो गया चेंज हो गया। क्लियर है ये चीज। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में
इंथैल्पी पढ़ाएंगे। इंथैल्पी का ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन करेंगे और एक दो क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।